हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का पुनः हमारे इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ। अभी हमारे यूट्यूब पर मुख्यतः 4 चैनल हैं। इसमें एक रामप्रसाद आईएएस के नाम से है। इसकी क्लास जो डेली है 2 बजे से 3 बजे तक होती है। जो यह चैनल है वो पूरी तरीके से आईएएस और पीसीएस के लिए समर्पित है। इसके बाद एक हमारा चैनल होता था पॉलिटिकल पाथवे, बट वो नाम थोड़ा सा और टाइप का लग रहा था कि एक रामप्रसाद एक पॉलिटिकल पाथवे, तो हमने उसका नाम चेंज कर दिया है और उसका नाम अब रामप्रसाद यूजीसी नेट रख दिया है। वहाँ पे यूजीसी नेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उसकी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही वहाँ पे जैसे प्रोफेसर वगैरह और पीएचडी में एडमिशन कैसे लेते हैं वो सब जो डिटेल है वहाँ पे एक नेट क्लियर करने से प्रोफेसर बनने तक की जो पूरी प्रोसेस है वो पूरा सिस्टम वहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। इसके साथ ही एक डॉक्टर कैलाश चंद्र के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पे की एन ए एक सेकंड हाँ की एन ए तो के एन यानी कैलाश न्यूज एंड एनालिसिस। तो वहाँ पर रोज रात 9 बजे से 10 बजे तक अभी हम कुछ ही दिन में न्यूज एनालिसिस चालू करने वाले हैं, जिससे आप अच्छी तरीके से रूबरू हो सकेंगे और जो न्यूज की जो रियल न्यूज है उसको आप जान सकेंगे। इसके बाद एक और चैनल है वो डॉक्टर कैलाश चंद्र शॉर्ट। तो वहाँ पे छोटे छोटे जो शॉर्ट है या फिर जो भी जानकारी है उससे संबंधित आपको वो मेरी दोनों पर्सनल चैनल है तो वहाँ पे मिलेगी। अभी यही टाइम है जब अभी क्या है, मैं कॉलेज नहीं जाता, मेरी कॉलेज अभी बंद है, तो इस वजह से हमारा एक 2 बजे से 3, एक 4 से 5, एक 9 से 10। अभी 9 से 10 वाली हमने चालू नहीं की है, वो कुछ ही दिन में उसे स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको पता चली जाए। तो अगर अभी तक आपने जिसने भी यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। इससे क्या होगा कि यूट्यूब जैसे आप शेयर करोगे तो अलग अलग दोस्तों को अलग अलग व्यक्तियों को भी इसे प्रेषित करेगा जिनको इसकी ज़रूरत है। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। कल जो वीडियो थी उसमें हमने संसदीय अधिनियम से संबंधित नोट्स देखे थे और 30 पीवाईक्यू देख लेते। बाकी जो बचे पीवाईक्यू हैं वो आज देखते हैं और चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है तो तथ्य और विधि दोनों के संबंध में, ठीक है, तो सी आंसर सही है इसका। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जो 1989 हमने कल भी देखा था, उसकी धारा जो 14 ए के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी किसी विशेष न्यायालय या किसी अनन्य विशेष न्यायालय के जो निर्णय है, दंडादेश है या फिर आदेश जो अंतर्वर्ती आदेश नहीं है के विरुद्ध अपीलें तथ्यों और विधि बोथ ऑन फैक्ट एंड ऑन लॉ के संबंध में उच्च न्यायालय में होगी। तो कहाँ पे? उच्च न्यायालय।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए एक प्रावधान है। निम्न में से किस एक सिद्धांत पर आधारित है? तो यह संरक्षा विभेद का जो सिद्धांत है उस पर आधारित है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जो 1989 है वो संरक्षा विभेद के सिद्धांत पर आधारित है। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 15 में दी गई व्यवस्था के क्रियान्वयन के संदर्भ में है। इस अनुच्छेद से संरक्षा विभेद का सिद्धांत निर्गत होता है। अनुच्छेद 15 को आप देखेंगे तो वहां पे विभेद का प्रसिद्ध की बात करी गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना आरोपित और वसूल करने की शक्ति किसे है? तो ये राज्य सरकार को दी गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जो 1989 है की धारा 16 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना आरोपित और वसूल करने की जो शक्ति है वो राज्य सरकार को। तो आपको दो चीज ध्यान रखनी है, धारा 16 है। धारा कौन सी है? तो धारा 16 है। और सामूहिक जुर्माना कौन आरोपित? तो राज्य सरकार आरोपित कर सकती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध जो अभियोजन है में न्यायालय निम्न में से क्या उपधारित कर सकता है? तो उपरोक्त सभी, जैसे दुष्प्रेरण, सामान्य उद्देश्य और सामान्य आशय। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 8 के अधीन अपराध नियोजन में न्यायालय दुष्प्रेषण, सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य को उपधारित कर सकता है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों को लागू होना? तो धारा 6। ठीक है। अनुसूचित जाति जो और जनजाति जो अधिनियम 1989 है उसकी धारा 6 में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की कुछ धाराओं को लागू करने किए जाने का प्रावधान है। अब आईपीसी जगह पे आपको पता हो तो BNS आ गया है। इसके तहत भारतीय दंड संहिता 1860 थी उसकी धारा 34 एवं 149 के उपबंध भारतीय दंड संहिता का अध्याय 3, अध्याय 4, 5, अध्याय 5 का 23 का उपबंध लागू है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा? तो सब ऑप्शन गलत हैं, सीधा आंसर देखते हैं। वर्ष 1995 के तत्संबंधी नियमों के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम जो 1989 है के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जो जांच अधिकारी है 30 दिनों के भीतर अपनी जांच पूरी करेगा और इसकी जो रिपोर्ट है वो पुलिस अधीक्षक को सौंपने का प्रावधान था। जैसे
पुलिस अधीक्षक राज्य के पुलिस महानिदेशक को तत्काल अग्रसारित करता था। तथापि जब 2016 में इन नियमों में संशोधन किया गया और यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे अपराधों के लिए जो जांच अधिकारी उच्च प्राथमिकता पर जांच पूरी करेगा, पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो बाद में रिपोर्ट को तुरंत राज्य सरकार को, पुलिस महानिदेशक या पुलिस आयुक्त को भेजेगा और संबद्ध पुलिस थाने का वारसागत 60 दिन की अवधि, इस अवधि में जांच की अवधि भी सम्मिलित है, के भीतर विशेष न्यायालय या फिर अनन्य विशेष न्यायालय में आरोप पत्र फाइल करेगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर डी माना गया, जो त्रुटिपूर्ण है। तो कितना, 30 दिन और 60 दिन। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन निम्न में से क्या पूर्णतः निषिद्ध है? तो हमने देखा था तो इसमें गिरफ्तारी पूर्व जमानत, देखो 2 तरीके के केस होते हैं। एक होता है कि गिरफ्तारी से पहले ही जमानत मिल जाती है, जैसे सिविल केस होते हैं, बट ये आपराधिक केस है। अगर अस्पष्टता के आधार पर अपराध किया है तो फिर इसमें जमानत तो मिलेगी, बट गिरफ्तारी के बाद पहले गिरफ्तारी की जाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जो 1989 है के अधीन गिरफ्तारी पूर्व जो जमानत है पूर्णतः निषिद्ध है। ठीक है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 है कि निम्नलिखित में से किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंध है? तो धारा 18 में इसका प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम की जो धारा 18 है उसमें प्रावधान है कि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता, जैसे हम CRPC बोलते हैं, की धारा जो 438 है, अब इसकी जगह पे BNSS आ गया है, के तहत अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। ज्ञातव्य है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा जो 438 में अग्रिम जमानत दिए जाने का प्रावधान, तो यह इसमें लागू नहीं होती। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जो 1989 है के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा। हमने देखा था कि जो उप अधीक्षक रैंक से कम का ना हो, तो ऑप्शन सी सही है इसका। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार द्वारा 1995 में बनाए गए नियमों के अंतर्गत नियम 7(1) के तहत इस अधिनियम के अधीन किए गए अपराध का जो अन्वेषण है ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो उप अधीक्षक रैंक से कम का न हो। निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय को नहीं दी गई है? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दी कौन सी गई है। तो ऐसे व्यक्ति का माफ फोटोग्राफ लेना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है, तो सही है। ऐसे व्यक्ति को किसी क्षेत्र से हटाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना, सही है। किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध अभियुक्त की संपत्ति का समपहरण, ये भी सही है। ये गलत है। पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करना। तो दिए गए विकल्पों में पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के
तहत निर्दिष्ट विशेष न्यायालय को दी गई शक्तियों में शामिल नहीं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, देखिए बहुत प्रश्न है इससे, बट क्या कि जो MPPSC का एग्जाम होता है उसमें ये शामिल है, तो PCS वाले भी इसमें शामिल है, इस वजह से इन प्रश्नों को रखा गया है। वैसे भी इम्पोर्टेंट है कि अधीन विशेष न्यायालय निम्न में से कौन सी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता? तो व्यक्ति को हटाया जाना, संपत्ति का समापरण, व्यक्ति का माफ किया जाना, सामूहिक जुर्माना आरोपित नहीं कर सकता। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है, उसके अधीन विशेष जो न्यायालय होता है दिए गए विकल्पों में से सामूहिक जुर्माना आरोपित करने की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। उक्त अधिनियम की धारा 16 के तहत सामूहिक जुर्माना आरोपित और वसूल करने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार को दिया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध के लिए अभियोजन में अभियुक्त अपने बचाव में अभिभावक नहीं ले सकता कि सीधा इसका आंसर देखते हैं। अनुसूचित जाति, एक सेकेंड, अनुसूचित जाति और जो जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम है उसके अधीन अपराध के लिए अभियोजन में अभियुक्त अपने बचाव में अभिभावक प्ली नहीं ले सकता है कि वो पीड़ित की ही जाति का है, जबकि विकल्प A और C में दिए गए आधार पर नहीं ले सकता है। इस प्रश्न के दो उत्तर A, C सही है। उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम के तहत अभियुक्त पर अभियोग तभी चलाया जा सकता है जब वो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो, यानी जो अपराधी है वो SC और ST से नहीं होना चाहिए और पीड़ित SC फिर या ST से होना चाहिए, तो कंपल्सरी है इसमें। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, तो A और C सही है। तो A और C कार्य निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया था, कार्य से इतनी थोड़ी अपहानि हुई जो शिकायत का विषय नहीं हो सकता। अनुसूचित जाति और जनजाति जो अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है जादू टोना करने या डायन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाया गया मानसिक यंत्रणा देगा और किस अवधि के कारावास से दंडित होगा? तो वो जिसकी अवधि कम से कम 6 माह और जो 5 वर्ष तक की हो सकती है जुर्माना। तो कितना? 6 से लेकर 5 साल प्लस जुर्माना। ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा जो 3(1)(ZB के अंतर्गत कोई भी जो व्यक्ति है जो अनुसूचित जाति और जनजाति का सदस्य नहीं है जादू टोना करने डायन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यंत्रणा देगा वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी और 5 साल तक हो सकती है, साथ में जुर्माना भी होगा। कौन सा कथन असत्य है? तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा कारित किया जाता है जो SC और ST का सदस्य नहीं है, तो हमने देखा था सही है। इसके बाद आश्रित अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 2B में परिभाषित है आश्रित, तो भी सही है।
पीड़ित अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 2 में ई और सी में परिभाषित है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 14(1) में स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय 2 में परिभाषित गलत है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 14 की उपधारा 1 में स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय धारा 2, जबकि 2 में विशेष न्यायालय से कुछ मतलब नहीं है, बहुत बुद्धि खाना बुद्धि है इसमें। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरी समिति के गठन का उपबंधित एवं इम्पोर्टेंट है। धारा 17 में जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटर समिति का गठन किया है। तो अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण नियम में ध्यान रखना 1989 का एक्ट आया था, उसके लिए 1995 में नियम बनाए गए थे। उसकी धारा जो 17 है उसमें जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटर समिति के गठन का उपबंध किया गया। इसमें प्रावधान है कि प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपने जिले में जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटर समिति का गठन इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए व पीड़ितों को राहत एवं पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। यार बहुत प्रश्न दिए हैं इससे संबंधित। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम जो नियम 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट की सामग्री का उपबंध किया गया है? तो धारा 18 में रिपोर्ट का प्रावधान। चलिए एंड हो ही गया है, ज्यादा नहीं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो अत्याचार निवारण के लिए नियम 1995 में बनाया गया था, उसकी धारा जो 18 के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए जो सामग्री यानी मटेरियल फॉर एनुअल रिपोर्ट का उपबंध किया गया। तो कौन सी धारा 18? इसके अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष 31 मार्च से पहले केंद्र सरकार को अधिनियमित के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए उपायों और इसके द्वारा पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान स्कीम योजना के बारे में रिपोर्ट। तो धारा आपको 18 ध्यान रखनी। चलिए अब एक नया अपन अधिनियम देख लेते हैं, वो सूचना का अधिकार। तो सूचना के अधिकार के अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी तो 15 जून 2005 को। एक डेट पूछता है वो, तो 15 जून 2005 को। ठीक है, देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी डेट इंपोर्टेंट है। सूचना का अधिकार अधिनियम जिसे आरटीआई कहते हैं, संसद द्वारा पारित लोकसभा ने 11 मई 2005 को लोकसभा ने, राज्यसभा ने 12 मई 2005 को होने के बाद 15 जून 2005 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो 3 डेट है, 11 मई 2005 को लोकसभा, 12 मई एक दिन पीछे 2005 को राज्यसभा के द्वारा, और 3 दिन बाद यानी 15 अक्टूबर। तो आपको डेट जरूर ध्यान रखनी है, 15 अक्टूबर 2005 को। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा अधिनियम की कुछ धाराएं तत्काल प्रभावी हुई थी। शेष अधिनियम इसके अधिनियमित होने के 120 दिन बाद 12 अक्टूबर, तो मेन डेट ये देखी जाती है 12 अक्टूबर 2005। जब पूछता है कि कब लागू हुआ तो 12 अक्टूबर 2005। ठीक है, यह एक विधिक अधिकार है। विधिक का मतलब है कि इसके लिए एक विधान या
विधि बनाई गई है संसद के द्वारा, उसके तहत इसे लागू किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, इस संसदीय विधि के द्वारा लागू है, इसलिए इसे विधेयक बोलते हैं। प्रत्येक नागरिक को यह विधिक अधिकार प्राप्त है कि वो सार्वजनिक संस्थानों से आवश्यक सूचना मांग सके और न मिलने पर अपील का भी प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में सूचना का जो अधिकार है उसे अनुच्छेद 19(1) ए 19(1) ए, जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसी में इसे शामिल किया गया है। में प्रदत्त वाक स्वातंत्र्य एवं अभिव्यक्ति जो स्वातंत्र है, मूल अधिकार में निहित माना है। ध्यान रखिए, माना है बट संविधान में उल्लेख नहीं है, व्याख्याओं के समय माना है, तथापि यह संविधान में उल्लिखित न होने के कारण संविधान के अधिकार नहीं। तो कैसा है? एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था बस 2005 में, तो ऑप्शन सी सही है। सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो एक विधिक अधिकार है, हमने देखा था कि संविधान का नहीं है। सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार है, एक विधिक अधिकार है। मूल अधिकार क्योंकि उच्चतम न्यायालय इसे माना था, इसलिए। तो सूचना का जो अधिकार 2005 के संसदीय अधिनियम के तहत एक विधिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में से संविधान के अनुच्छेद 19(1) ए के तहत प्रदत्त वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के मूल अधिकार में निहित माना। इस आधार पर केवल एक ही विधि, एक ही विकल्प का चयन करना हो तो विधिक अधिकार ही अभिष्ट उत्तर होगा, परंतु प्रश्न में यदि दो विकल्प चयनित करने हो तो विधिक अधिकार के साथ यह मूल अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के तहत इसे समुचित उत्तर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में है? तो इसमें सूचना की पारदर्शिता, संसूचित नागरिकता, सूचना का प्रकटन और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता, चारों इसमें शामिल है। सूचना का जो अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता, ये सभी शामिल है। सूचना के अधिकार के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सरकार के कार्यकाल में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ाना, ये सही है। हमारे लोकतंत्र को ऐसा बनाना ताकि वो वास्तव में लोगों के लिए काम करे, इस पर डाउट है, थोड़ा रुकिए। समाज की महिलाओं, कमजोर तबकों को सशक्त करने के लिए काम, तो ये गलत है। नागरिकों को सशक्त करना, तो इसका मुख्यतः दो चीजों पे, एक तो नागरिक सशक्तिकरण पर और दूसरा है पारदर्शिता पर। तो सूचना का जो अधिकार अधिनियम है का जो मूल उद्देश्य है वो नागरिकों को सशक्त बनाना है, सरकार की कार्यशैली में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व, भ्रष्टाचार को रोकना और हमारे लोकतंत्र को सही मायने में लोगों के लिए कार्य करने वाला बनाना है। यह स्पष्ट है कि सूचना प्राप्त
सूचना प्राप्त नागरिक शासन के साधनों पर आवश्यक नजर रखने के लिए बेहतर रूप से तैयार होता है और सरकार को जनता के लिए अधिक जवाबदेह बनाता है। यह अधिनियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जागरूक करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। समाज की महिलाओं और कमजोर वर्गों को सशक्त करना इस अधिनियम में प्रत्यक्ष उद्देश्यों में शामिल है। तो मुख्यतः इसका उद्देश्य सरकार के कार्यों में पारदर्शिता लाना। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसे चुनिए जो प्रावधानित नहीं है, विशिष्ट रूप से मुक्त है। तो इसका हम सीधा आंसर देख लेते हैं, कोई ऑप्शन सही नहीं दिख रहा है इसमें। प्रश्नकाल के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 में विकल्प बी में दिए गए प्रावधान के अतिरिक्त सभी प्रावधान सही थे। अब हम देख लेते हैं। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का अध्याय जो 2 का खंड 6 के उपखंड के अनुसार सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक को सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी सिवाय उसके जो उसके संपर्क करने के लिए आवश्यक हो। उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो भी नया संशोधन किया गया 2019 में केंद्रीय सूचना आयुक्त एवं प्रत्येक सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं प्रत्येक सूचना आयुक्त का जो कार्यकाल है पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष के स्थान पर केंद्रीय सरकार द्वारा विहित अवधि, यानी पहले क्या होता था 5 वर्ष होता था, तत्संबंधी अधिसूचित नियमों के तहत अब 3 वर्ष। तो इसे सरकार केंद्र सरकार निर्धारित करेगी और अब 3 वर्ष कर दिया गया या फिर 65। ठीक है, तो पहले 5 वर्ष था, अब केंद्र सरकार निर्धारित करेगी और उन्होंने तय किया है कि अब 3 या फिर 65 होगा अभी, और चेंज भी कर सकती है वो समय समय पर। आयु तक कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 2019 में जम्मू और कश्मीर को प्राप्त विशेष स्थिति के समापन के बाद और इसके पुनर्गठन के प्रभावी होने यानी 31 अक्टूबर 2019 के साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जम्मू कश्मीर संघ शासित क्षेत्र और लद्दाख में यानी दोनों में भी यूटी में भी लागू हो गए। ठीक है, सूचना का जो अधिकार अधिनियम है उसकी धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन जुर्माना लगा सकता है? तो केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग 2 कितनी, तो धारा 20 में प्रावधान जुर्माना लगाने के किए गए। सूचना का अधिकार जो अधिनियम 2005 में पारित हुआ था, इसकी जो डेट है वो 12 अक्टूबर 2005 है। ठीक है, आप ध्यान रखिए कि धारा जो 20 है इसके अंतर्गत शास्तियों पेनाल्टी का प्रावधान है। धारा 20 के अनुसार केंद्रीय जो सूचना आयोग फिर राज्य सूचना आयोग किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय यदि उनकी राय है कि यथा स्थिति केंद्रीय लोक सूचना जो अधिकारी है या फिर राज्य लोक सूचना अधिकारी ने किसी युक्त कारण के बिना सूचना के लिए कोई आवेदन लेने से इनकार कर दिया, यानी वो सूचना सही तरीके से नहीं देता है नागरिकों को, अब धारा 7A के अधीन निर्धारित समय के भीतर सूचना नहीं दिए है या सूचना देने से इनकार कर दिया है या फिर जानबूझकर वो गलत अपूर्ण या फिर भ्रामक सूचना दी है या उस सूचना को नष्ट कर दिया है जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है, तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जब तक आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है 250 रुपये की शास्ति आरोपित करेगा और अधिकतम 25,000 रुपये
से अधिक नहीं होगी, 25 साल तक हो सकती है। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 2005 में। और कब? 12 अक्टूबर। ध्यान रखिए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत केंद्रीय सूचना सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन CIC बोलते हैं अपने से 12 अक्टूबर 2005 को हुई थी। यह एक सामयिक स्टेचुरी जो भी बोलो। केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 तो कितना 1+10 आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल क्या है? तो देखिए, पहले 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष होता था, बट अब केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। 2019 में संशोधन किया गया था, इसका 5 की जगह 3 वर्ष कर दिया, बस इतना अंतर है, 65 वर्ष समान। सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा 2005 के अधिनियम में किए गए संशोधन एवं तत्संबंधी नियमों की अधिसूचना के तहत अब मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों का जो कार्यकाल है वो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। और अब उन्होंने 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो निर्धारित कर दिया है, जबकि इससे पूर्व जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता था। मजदूर किसान शक्ति संगठन यानी MKSS नामक जो सामाजिक आंदोलन है भारत में निम्नलिखित किससे संबंधित है? तो देखिए, RT मत कर देना है, राइट टू एजुकेशन, ये RTI से संबंधित है। ठीक है। मजदूर किसान शक्ति संगठन की स्थापना वर्ष 1987 में अरोड़ा रॉय, निखिल डे, शंकर सिंह आदि सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से की गई थी। इस संगठन को विशेष रूप से सूचना के अधिकार हेतु संघर्ष एवं जन आंदोलन के लिए जाना जाता है। वस्तुतः भारत में सूचना के अधिकार हेतु जन आंदोलन की जो शुरुआत है 1990 से मानी जाती है, जब MKSS ने राजस्थान सरकार से अकाल राहत कार्यों और दी जाने वाली मजदूरी के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर सफल संघर्ष किया था। सूचना के अधिकार अधिनियम को लाने में भी इस संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? तो नमित शर्मा बना भारत संघ इससे संबंधित है। नमित शर्मा भारत संघ और एक MKSS मजदूर किसान शक्ति संगठन 2005 दोनों संबंधित है। सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है। इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए भी मीलों तक यात्रा करनी है। तो दोनों सही है, बस व्याख्या नहीं कर रहे हो एक दूसरे की। सूचना का अधिकार अधिनियम से एक सेकंड एक बार और कंफर्म कर लेते हैं। हाँ सही है, व्याख्या नहीं कर रहे हैं, दोनों सही है, अलग अलग सही है, लिंक नहीं है दूसरा। नौकरशाही में उत्तरदायित्व के मनोभाव में वृद्धि हुई, तथापि इस दिशा में काफी कुछ किया जाना शेष है। कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कथन कारण की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य सार्वजनिक जो अधिकारी है उनसे जो सूचना प्राप्त करने की पहुंच को आसान बनाना है। सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2 के अनुसार सूचना धारा 2 ठीक है, किसी लोक जो पदाधिकारी यानी जो सिविल सेवक है द्वारा नियंत्रित जो सूचनाओं तक पहुंच से है। सूचना के अधिकार के तहत अभिलेखों, दस्तावेजों एवं कार्यों का निरीक्षण किया जा सकता है एवं सामग्री का नमूना लिया जा सकता है। किस उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि RTI आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत
सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए। तो मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा था, क्या कहा था देखते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने सितंबर 2014 में अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा था कि आरटीआई आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए। हालांकि इस पीठ ने शीघ्र ही स्वतः संज्ञान लेते हुए अपने निर्णय के इस भाग को उठा दिया। उक्त खंडपीठ में न्यायमूर्ति एन पॉल बसंत कुमार और न्यायमूर्ति के रवि चंद्र बाबू ने 2 न्यायाधीश थे। उल्लेखनीय कि आरटीआई एक्ट 2005 में इस तरह की किसी बाध्यता का उल्लेख नहीं। इस अधिनियम की धारा 6(2) के अनुसार सूचना का अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को सिवाय उसके जो उसे संपर्क करने के लिए आवश्यक हो देने की अपेक्षा नहीं की गई। निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र, जिसे हम सिटीजन चार्टर कहते हैं, के मूल तत्व में कौन सम्मिलित नहीं है। तो पहले अपन ये देख लेते हैं कि शामिल कौन कौन है। तो विभाग अथवा अभिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का विवरण, सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को प्रचारित करना, ये भी शामिल है। किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा, ये भी शामिल है। अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान ये शामिल नहीं। देखते हैं कि विभाग अथवा अभिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का जो विवरण है, सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को प्रचारित करना तथा किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा करना नागरिक अधिकार पत्र यानी सिटीजन चार्टर के मूल तत्वों में शामिल है, किंतु अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान इसमें शामिल नहीं। भारत में सूचना सेवाओं के संदर्भ में नागरिक अधिकार पत्र की संकल्पना को सर्वप्रथम मई 1997 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न राज्यों या संघीय क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में अपनाया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय केंद्र अभिकरण या नोडल एजेंसी है। तो जनजाति मंत्रालय, अगर आपने देखा हो तो पेशा जो एक्ट है उसके लिए नोडल मंत्रालय जनजाति कार्य मंत्रालय है। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम जो पेशा एक्ट वो के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय एक नोडल एजेंसी है। तो कौन? केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय। अनुसूचित जाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकार अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा? तो इसके लिए ग्राम सभा, जो अधिकार है वो ग्राम सभा को दिए गए हैं पेशा एक्ट के तहत। अनुसूचित जाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 की धारा 6(1) के अनुसार ग्राम सभा व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने हेतु प्राधिकारी है। इसके बाद तहसील और जिला स्तर पर इनकी जांच की जाती है। तो ग्राम सभा को ये अधिकार दिए गए हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के अनुरूप हुआ था?
2010 में एनजीटी बना था। तो इसे हमने स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है, इसको ध्यान में रखते हुए बनाया था। अनुच्छेद 275 में नहीं है ग्रांट से, 243 में ग्राम सभा की शक्तियों, ये भी नहीं है। तो मुख्यतः जो एनजीटी है वो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार, जो जीवन के अधिकार, अनुच्छेद जो 21 है लाइफ एंड लिबर्टी वाला, इस अधिनियम के द्वारा देश में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन अक्टूबर 2010 में किया गया था। जितने भी जो अनुच्छेद है संविधान के, वो मैं आपको बेर एक्ट से पूरे करा दूंगा, यूजीसी नेट में वहां पे करा दूंगा, इस प्लेटफॉर्म पे इस पे भी डाल दूंगा, तो दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक एक अनुच्छेद को अच्छी तरीके से समझा दूंगा। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना हुई 2010 में, ठीक है, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में। पर्यावरण के जो मुद्दे हैं, विवाद हैं, उनके शीघ्र निवारण के लिए एनजीटी का प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से अगर कोई व्यथित, यानी अगर असंतुष्ट है कोई व्यक्ति, सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर कर सकता है? तो 90 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। कितना? तो 90 डेज। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहले हम देखते हैं कि सत्य, तो इसको ब्रिटिश शासकों ने बनाया था, ये सही है, क्योंकि 1894 में उस समय ब्रिटिश का शासन था। इसका क्रियान्वयन विवादित हो गया था। यह भारत की संसद के एक अन्य अधिनियम द्वारा प्रस्तावित किया जा चुका है। इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना था। तो ये कतई नहीं हुआ, क्योंकि उनका उद्देश्य कतई नहीं था भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना। तो भूमि सुधार या भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 का जो उद्देश्य है, वो भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना नहीं था, कहीं नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य सार्वजनिक संस्थानों, संगठनों, कंपनियों तथा तत्संबंधी उद्देश्यों हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए कानून बनाना था। यह अधिनियम 1 मार्च 1894 को अस्तित्व में आया था। इस अधिनियम को भारत की संसद द्वारा, अगर आपने देखा हो तो 2013 में एक अधिनियम बनाया था, भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 से इसे प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, अभी कुछ समय पहले जो संहिताएं बनी थी मजदूरी को लेकर, 3-4 तरीके की संहिता थी, तो निम्नलिखित में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में शामिल किया गया? तो इसमें एक तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है, बोनस भुगतान अधिनियम है और समान पारिश्रमिक अधिनियम। संविदा श्रम अधिनियम को इसमें शामिल नहीं किया गया। तो द कोड ऑफ वेजेस 19 में 4 श्रम अधिनियमों को, एक तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, द मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, मजदूरी संधा अधिनियम, द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, बोनस संधा अधिनियम, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम, द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 को शामिल किया गया। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो हमने देखा था कंपनी अधिनियम 2013 में बनाता है, सही है। साझेदारी अधिनियम 1932 में, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 में, भारतीय संविदा अधिनियम 1870 ये गलत है। तो कंपनी अधिनियम 2013, संविदा अधिनियम 1872 है, साझेदारी अधिनियम 1932, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। एक बार और देखते हैं इसे, कंपनी अधिनियम 2013 ये सबको पता होगा, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 ध्यान रखिए। देखिए 21 का लास्ट प्रश्न है, साझेदारी अधिनियम 1932, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930।
कौन सा सही नहीं है? तो समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908 में बना था। देखो बहुत टफ दे दिया है, एक जैसी डेट है। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम ये भी 1908 में बना था। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम ये भी 1908 में बना था। बट रायदोरी सभाओं को रोकने का जो अधिनियम है 1907 में लाया गया था, तो 1908 ये गलत है, तो ऑप्शन ए सही है। आपदा, पूरे भारत में भी आपदा जैसी स्थिति है। पंजाब में बाढ़ आ रही, गुजरात में, दिल्ली में बाढ़ की समस्या भाव है। तो आपदा जो प्रबंधन एक्ट है बेसिक इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इससे प्रश्न बनने के चांस हो सकते हैं। तो आपदा प्रबंधन एक्ट कब लाया गया था, कब बनाया गया था? 2005 में। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ऑप्शन सी। चलिए एक बार हम देख लेते हैं। आपदा प्रबंधन एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा देश में प्राकृतिक या मानव जनित आपदाओं के कुशल प्रबंधन और इससे जुड़े अन्य मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम हेतु विधेयक राज्यसभा द्वारा 28 नवंबर 2005 को, लोकसभा द्वारा 12 दिसंबर 2005 को पारित किया गया था। 23 दिसंबर 2005 को यह अधिनियमित हो गया था। इसके तहत राष्ट्रीय, राज्य, जिला स्तरों पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों की व्यवस्थित संरचना, 3 लेवल है, जिला, राज्य और राष्ट्रीय। आपदा, भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 हमने देखा था अभी। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदाध्यक्ष, तो इसका जो पदाध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ये भी पूछ सकता है, इंपोर्टेंट है। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा के लिए शीर्ष निकाय है। उक्त अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और अधिकतम 9, यानी तो 1+9। अनधिक का मतलब है इससे ज्यादा नहीं होंगे, कम हो सकते हैं। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्राधिकरण का पदाध्यक्ष होता है, जबकि अन्य सदस्य राष्ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त साधारण शक्तियों को विधिक अधिकार, यानी उस समय जो कानून है, कौन कौन से कानून से सहायता मिली थी? तो एक तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 जो अभी हम पढ़ रहे हैं, आपदा प्रबंधन अधिनियम। एक है एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, तो ऑप्शन सी 2 और 4 सही है। तो इसमें कुछ नहीं है। एक तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, एक एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, ठीक है। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया था? तो 1980 में, ठीक है। तो वनों के संरक्षण तथा उससे संबंधित अथवा उससे आनुषंगिक या प्रासंगिक विषयों का प्रबंध करने वाले इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वन संरक्षण अधिनियम 1980 है। ये 25 अक्टूबर 1980 से प्रभावी है। तो डेट ध्यान रख लेना, है बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे पर्यावरण के जो मुद्दे हैं वर्तमान में बहुत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया? तो 2001 में। तो कुछ नहीं है, भी दे दिया है। पौधों की किस्म, कृषकों, पौधों के संवर्धन में सम्मिलित लोगों के अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रभावी प्रणाली स्थापित करने और कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीकों को प्रोत्साहित करने हेतु लाया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी आधार कार्ड चर्चा में SIR की वजह से। तो आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता, यानी आधार की जो जानकारी है उसे। चलिए देखते हैं। राज्य निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता, तो ये सही है।
आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। गलत है। आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। तो केवल 2 और 4 सही। चलिए एक बार हम देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2018 के अपने महत्वपूर्ण निर्णय जस्टिस के एस पुट्टास्वामी बना भारत संघ, इसमें नेता का जो अधिकार है उसकी संकल्पना विकसित की गई थी। में उल्लेखित किया गया है कि आधार मेटा डेटा को 6 महीने से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता। तो कितना? 6 महीने और 3 महीने नहीं। ठीक। अतः यह निर्णय आधार प्रमाणीकरण अधिनियम 2016, आधार ऑथेंटिकेशन रेगुलेशन 2016 में बढ़ित 5 वर्षों तक इसे सुरक्षित संग्रहित रखने के प्रावधान को गलत ठहराता है। इस प्रकार कथन एक गलत है, कथन 2 सही है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार राज्य निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य नहीं है, बल्कि केवाईसी मानकों के संदर्भ में इसका स्वैच्छिक रूप से उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार कथन 3 भी सही नहीं। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी अभिकथित किया है कि भारत की संचित निधि से वित्तीय प्राप्त करने वाली कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा लक्षित लाभार्थियों तक हित लाभ पहुंचाने के लिए आधार का उपयोग आधार अधिनियम की धारा 7 के तहत विधि सम्मत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। तो ये गलत है। बहुत डिबेट में मुद्दा चल रहा है। एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता। तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी, न तो 1 न 2, कोई भी सही नहीं। आधार संख्या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा 12 अंकों की, इसे भी पूछ सकता है कितने अंक होते हैं, तो 12 अंक होते हैं, कि एक अद्वितीय संख्या है जो भारत के निवासियों को पहचान प्रदान करने हेतु की जाती है। इसके तहत आधार पहचान पत्र या संख्या प्राप्त करने हेतु भारतीय निवासियों को अपनी जनांकिकी एवं बायोमेट्रिक सूचनाएं प्रदान करनी होती है। आधार अधिनियम कब 2016 में बनाया गया था? उसकी धारा 9 के अनुसार आधार केवल पहचान पत्र है, ध्यान रखना, आइडेंटिटी प्रूफ है। इसके आधार पर किसी नागरिकता या अधिवास का दावा नहीं किया जा सकता। आधार अधिनियम 2016 की धारा 23G के अनुसार आधार संख्या को नियमों के तहत जारीकर्ता प्राधिकरण द्वारा निष्क्रिय या लुप्त भी किया जा सकता है। एक सेकंड। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंपोर्टेंट है ये प्रश्न। शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होते हुए हर होने के लिए किसी व्यक्ति में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। आपने अभी सुना होगा, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने टेट को अनिवार्य कर दिया है सभी के लिए। RTI अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गई अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो यह सही है। भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से सरकारों के अधीन। ये पॉइंट गलत है। तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा 5 अप्रैल 2010 को जारी अधिसूचना के तहत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को शिक्षक के रूप में नियुक्त
किए जाने के लिए पात्र व्यक्तियों के लिए न्यूनतम अर्हताओं का निर्धारण करने वाले शैक्षणिक प्राधिकरण के रूप में प्राधिकृत किया गया था, एनसीटीई। इस अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी के दिशा निर्देश जो गाइडलाइंस है, उसके लिए अध्यापक जो अर्हता परीक्षण होता है, जैसे प्रोफेसर के लिए नेट कंपलसरी है, उसी तरीके से नेट या सेट उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यदि सरकारों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों अथवा विद्यालयों द्वारा विज्ञापन जारी कर अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई, ऐसी स्थिति में नियुक्तियां राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी स्कूल में अध्यापकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण विनियम द्वारा एक समय समय पर यथा संशोधित के अनुसार की जा सकती है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में भारत में लगभग 90% अध्यापक निजी जो शिक्षा संस्थान निजी क्षेत्र के 90% यानी 10% सरकार के अंडर उल्टा है। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत। राज्य जेएमपी का प्रश्न है, राज्य खाद्य आयोग की जो स्थापना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की धारा 16 के तहत होती है। इस अधिनियम की धारा 16 के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण और उसका पुनर्विलोकन करने के लिए प्रयोजन के लिए एक राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगी। तो धारा कौन सी है? 16, आप जरूर ध्यान रखिए। और संसदीय अधिनियम से लास्ट प्रश्न है कि भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? तो राज्य सरकार यदि उपयुक्त समझे तो वो जिले में एक से अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकती है, सही है। उपभोक्ताओं के हितों का सामान्य प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य सरकार जिला फोरम के सम्मुख बेचे गए हुए माल या दी गई सेवाओं के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकती है, ये भी सही है। जिला फोरम की कोई एक सदस्य महिला होनी चाहिए, ये भी सही है। जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता है जिनमें माल या सेवाओं का जो कुल मूल्य है वो 50 लाख से अधिक नहीं हो, तो ये गलत है। चलिए देख लेते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जो अभी इसमें नया अपडेट भी किया गया 2019 के प्रावधानों के अनुसार जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता है जिनमें माल या सेवाओं को कुल मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक यानी 20 लाख से कम होना चाहिए। 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ तक के मूल्य की माल या सेवाओं की शिकायतें राज्य आयोग में। चलिए मैं आपको तरीके से समझा देता हूँ। देखिए 1 से लेकर 20 लाख तक का जिला, 20 लाख से 1 करोड़ और राज्य, और 1 करोड़ से ऊपर राष्ट्रीय आयोग सुनवाई करता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रावधान है। तो आपका ये टॉपिक है संसदीय अधिनियम वाला, वहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद हम सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप कोई भी इसे मिस न करना, सभी जुड़ना। तो आपसे फिर एक बार अनुरोध है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो देखिए, अब दोस्तों सब्सक्राइब या शेयर तो जरूर कर दीजिए। इससे क्या होगा कि हमें मोटिवेशन मिलता है। देखिए मुझे ऐसा नहीं है कि मैं इससे पैसे वाला हो जाऊँ, बट मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ कि आप अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सकें। इसलिए आप इसे, अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो दूसरे चैनल है उनको भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन वाला जो बटन है उसको दबा दीजिए। इससे क्या होगा, ऑल वाले पर सब्सक्राइब कीजिए, इससे कोई भी क्लास आती है तो उसका पता आपको चल जाएगा। तो रोज आप आईएएस, अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो फिर रामप्रसाद आईएएस पर जुड़िए। 2 बजे से 3 बजे तक डेली क्लास होती है, अभी फिलहाल में यही टाइम है। उसके बाद जो रामप्रसाद यूजीसी नेट वाला है, यूजीसी नेट जो 4 से 5 डेली क्लास होती है, इस पर अभी दोनों जगह ही पॉलिटी चल रही है,
उसके बाद आगे आपके हिसाब से हम नया लेके आएंगे। यूजीसी नेट का भी दिसंबर में आने वाला है, तो उस हिसाब से हम प्रैक्टिस कराएंगे कुछ दिनों की, ठीक है। तो आज हम क्लास को यहीं पे होल्ड करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।